चुनाव का मौसम है और दो चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। तमाम जगहों पे किस तरह का चुनाव ट्रेंड है, चुनाव में की रणनीति क्या काम कर रही है, किन की बेटर लग रही है, अभी भारतीय राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है, कौन किन की रणनीति ज़मीन पर काम करती दिख रही है, किन की हिट्स हैं, क्या मिसेस हैं। इन सब तमाम चीज़ों को समझने के लिए आज की तारीख में उन से सबसे अधिक जानकारी मिलती है जो न सिर्फ ग्राउंड पे काम करते हैं जबकि जो रणनीति बनाने में भी काम करते हैं। तो इसी जो हम लोग के नियमित संवाद के कार्यक्रम में हमारे साथ आज हैं नरेश अरोड़ा जी। इन अपनी डिज़ाइन बॉक्स इनकी कंपनी है और फेमसली कई सफल राजनीतिक कैंपेन को ये कर चुके हैं। हाल में कर्नाटक की जीत के पीछे इनका अहम योगदान माना गया था। गारंटी वर्ड जब कर्नाटक आज की तारीख में जब चुनाव में देख रहे हैं तो ये गारंटी वर्ड कर्नाटक चुनाव में जो लगातार लोगों ने देखा तो उसका श्रेय भी नहीं गया था। हिमाचल प्रदेश में थे, असम में थे, इसके अलावा कई सारी चीज़ों में कहाँ कहाँ किस तरह से इनकी जर्नी रही है और किस तरह से ये राजनीति को देख रहे हैं। इसी क्रम को आज बात को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं इनसे। हम लोग ये सवाल भी करेंगे। पहले नरेश जी, आप कुछ अभी के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ लाइट अगर दें। पहले तो सबका धन्यवाद आप लोगों का मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे, और बहुत अच्छा ऑफिस है, सबका अच्छे माहौल में काम होता है तो आउटपुट भी बेटर आता है, ऐसा मैं भी महसूस करता हूँ। कोशिश करते हैं हम भी अच्छे ऑफिस बनाने की ताकि हमारे स्टाफ को भी आने का मन करे, क्योंकि जनरल लोगों का आने का मन ही नहीं करता। जहाँ तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात है, इस समय हिंदुस्तान में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। बाकी के 5 चरणों के चुनाव में जो टर्नआउट है वो एक फैक्टर ऐसा दिख रहा है कि उसकी वजह से लोग अलग अलग तरह के आंकलन कयास लगा रहे हैं। जो चुनाव डन डील माना जा रहा था उसके बारे में और भी लोगों की अब राय आनी शुरू हो गई है। पर जहाँ तक जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि अभी साउथ में चुनाव तमिलनाडु में जैसे ख़त्म हुआ, केरला में कुछ चरण हुए, कर्नाटक में कुछ चरण हुए, कुछ चरण नॉर्दर्न पार्ट में भी हुए, जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें ट्रेंड एक ही तरफ चल रहा है। और जो महिला वोट है, सबसे बड़ा वोट जो महिला वोट रहता है, अगर आप 2014 और 19 के आंकड़े देखें और 2014 और 19 के बीच में जितने राज्य चुनाव है उनके आंकड़े देखें तो आप सब लोग ये मानेंगे, आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बड़ी रोचात्मक रही है कि वो आगे बढ़ के वोट डालते आई हैं। और मुझे महिलाओं में कोई ऐसा भाव नहीं दिखा कि वो कोई सत्ता परिवर्तन चाहती हैं। अगर पंजाब को छोड़ दें, क्योंकि पंजाब में औरतों का या पंजाब के रूरल बेल्ट का कुछ व्यू और है, तमिलनाडु में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई सत्ता परिवर्तन की बात है। पर क्योंकि तमिलनाडु का चुनाव जनरली जो पार्टी शासन कर रही होती है उसके साथ ही चलता है और ये इतिहास रहा है उनका। और वहाँ भी मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश करी उन्होंने, और वहाँ पे एक नेता भी उनको ऐसा मिला है जिसकी कॉमन फैन फॉलोइंग भी मैंने देखी कि वहाँ पे है। अन्नामलाई जो वहाँ पे उनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं। फिर उसके बाद ऊपर आप जब आते हैं टुवर्ड्स कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं का जो जोश है वो कम नहीं है, वो बात कम करती हैं। क्योंकि सर्वे भी जब हम लोग करते हैं 365 दिन हमें भी सर्वे करना पड़ता है स्ट्रेटजी बनाने के लिए, तो उसमें महिलाओं का जोश मुझे कुछ कम नहीं दिख रहा। बट क्योंकि रूरल हार्टलैंड्स में पोलिंग जब होती है तो परिवार इकट्ठा ही जाता है, ऐसा नहीं रहता कि महिलाएं अलग से चली गई गाड़ी लेके और वोट डाल के आ गई। तो अगर घर का मर्द नहीं जा रहा तो औरत का भी भागीदारी कम हो जाती है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ये मोटा मोटी मैं आंकलन अपना जो अभी तक का देख के बता रहा हूँ। अभी भी 5 चरणों का चुनाव बाकी है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो कुछ कुछ जगहों पे उनकी राह आसान है, कुछ कुछ जगह पे मुश्किलात भी दिख रही हैं। बट ट्रेंड अगर देखा जाए तो कोई विपरीत नहीं दिख रहा मुझे 2019 से। इसमें अगर फिर आगे और भी सवाल भरेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपने कांग्रेस सिस्टम को बहुत करीब से देखा है, अंदर से काफ़ी काम भी किया। तो एक समय जब पिछले साल अगर जून जुलाई की बात करें, जब लगा कि कर्नाटक की जीत हुई, बड़ी जीत थी एक प्रतीकात्मक रूप से, उसके तुरंत बाद विपक्ष का एकता वाली इंडिया वाली भी शुरू हुई, तो सब कुछ ठीक लग रहा था। अचानक लग रहा था कि ठीक है, एक राजनीतिक में एक जो जिस नैरेटिव की बात करते हैं, फिर वहाँ से ऐसा क्या अचानक ऐसी क्या हो गई जो एक
जो सेल्फ गोल कहेंगे, या क्या हाँ ऐसा क्या हो गया जो इवेंट्स हुई जो वहाँ से लगा कि ये फिर जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन का नहीं दिख रहा है, तो ऐसी क्या गड़बड़ियाँ हुई या बीजेपी ने क्या ऐसा अच्छा किया जो इस तरह संघर्ष करती दिखी? देखिए नरेंद्र जी, इसमें बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इसमें जो कुछ किया विपक्ष और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने किया। कर्नाटक की आपने चर्चा की कि कर्नाटक के बाद सब कुछ अच्छा दिख रहा था, वो कर्नाटक में ही अच्छा दिख रहा था। कर्नाटक के बाहर का चुनाव अगर आप लड़ने जाएंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्टर्न राज्य के चुनाव हुए। हर राज्य का चुनाव अलग अलग तरह से लड़ा गया। आप 3 हिंदी हार्टलैंड के चुनाव देखें, अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों के चुनाव लड़ने का सिस्टम अलग था। राजनीति के अंदर पिछले 10 साल में अगर आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी कंसिस्टेंट सक्सेस नहीं पा सकते। ये राजनीति की बात तो है ही है, बाकी जनरल लाइफ में भी हम लोग यही देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूँ। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते थे, उस टाइम पे भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव थे। जैसे कि माना जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी, पर छत्तीसगढ़ का कोई नाम नहीं लेता था। हम छत्तीसगढ़ में काम कर रहे थे तो हमें दिख रहा था वहाँ पे जो हो रहा है, तो हमने ऊपर भी बताया, जैसे भी बात होती थी, वहाँ पे एक टेम्पलेट बना जिसका नाम था जन घोषणा पत्र। वहाँ पे भी जैसे चेहरे, अभी हिमाचल में बात होती है कि हिमाचल में कोई बड़ा चेहरा नहीं था, तो छत्तीसगढ़ में भी कोई बड़ा चेहरा नहीं था। सब राजस्थान, जब छत्तीसगढ़ की लीडरशिप वाइप ऑफ हो गई थी तो टी एस सिंहदेव और भूपेश बघेल के सिर पे काम चल रहा था। वो टेम्पलेट बना, उसके अंदर घर घर जाकर लोगों से संवाद क्रेडिबल तौर पे किया गया। उससे एक घोषणा पत्र बना, लोगों को लगा हमारी पार्टिसिपेशन है। चुनाव के पोलिंग और रिजल्ट से पहले हमारे को क्लियर था कि भाई सरकार तो बन रही, कितनी सीटों से बनेगी, जब लोग अपनी धान के लिए वीडियो डब बना के भेजते थे कि बाबा धान फला तरीक को बेचेंगे जब 2000 रुपये हमारे को मिलेंगे। अब आपने वो टेम्पलेट कहाँ यूज़ किया? आपने वो, अगर कर्नाटक का आपका टेम्पलेट हिट हुआ, आपने वो कर्नाटक का टेम्पलेट कैसे आगे यूज़ किया या नहीं किया? आप अपने द्वारा किए गई चीज़ें भी कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं, जबकि कंसिस्टेंसी मांगती है। अगर आपने एक यात्रा की, उस यात्रा के बाद का आप बीच का गैप देखें। आज जनसंवाद जैसे हम आपका भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो आप हर तरह से जुड़ना चाहते हैं और लगातार जुड़ना चाहते हैं। अगर बीच में थोड़ी सी भी अगर आप स्पेस देंगे तो कोई ना कोई स्पेस और ऑक्यूपाई करेगा, और वही काम कांग्रेस करवाती है, उसकी ही उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। जब कंसिस्टेंटली कहीं काम हुआ, कर्नाटक में 2.5 साल कंसिस्टेंटली काम हुआ, परिणाम सामने आया। मध्य प्रदेश के अंदर सारी दुनिया कह रही थी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, हमें दिख रहा था कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है, जब हम काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि दिख रहा था कि एक पार्टी दिन रात काम कर रही है और एक पार्टी काम कर रही है, अच्छा जीते ही पड़े हैं। ना तो मेहनत का सब्स्टिट्यूट है, ना कंसिस्टेंसी का सब्स्टिट्यूट है। तो ये एक किसी सेल्फ गोल की बात नहीं है। कर्नाटक से लेके आप आज तक के अंदर आप खुद देख लीजिए कि क्या काम हुए, क्या काम मिस हुए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गई, पर कांग्रेस सरकार इज्जत से गई कि मोदी जी को गारंटी का आविष्कार करना पड़ा, अपनी गारंटी का, जबकि उन्होंने वही गारंटी जब हमने असम में पहली बार दी थी तो उन्होंने उसको हंसाया, मजाक उड़ाया था उसका। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऑन रिकॉर्ड दिखेगा आपको। फिर कर्नाटक में भी उन्होंने गारंटी को इग्नोर किया, हिमाचल में गारंटी को इग्नोर किया, पर राजस्थान का चुनाव इतना फंस गया कि मोदी की गारंटी का आविष्कार हुआ, वो आज पूरे देश में, दुनिया में वो यूज़ कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ा गया ढंग से। छत्तीसगढ़ के अंदर सब मान के बैठे थे तो नहीं निकल रहे हैं, कांग्रेस निकल रही है, परिणाम आपके सामने है। 40 50 हज़ार के वोटों से सीटों से हारे, 8% वोट का मार्जिन। तो कहाँ पे वोटर दूर हो रहा है? इतना वोटर दूर हो रहा है आपको पता नहीं चलता। तो आप अपने आंकलन के, आपको अपने आंकलन का भी आंकलन करना पड़ेगा ना कि आप आंकलन कैसे करते हैं। कांग्रेस के लिए आपने बहुत सी रणनीति बनाई है, ये अभी वाला आपको क्या लग रहा है, अमेठी रायबरेली वाला, क्या ये स्ट्रेटेजिक रूप से सही है या बीजेपी को फायदा होगा कि गांधी परिवार ने अमेठी छोड़ दिया, अब ये नैरेटिव बीजेपी प्ले कर रही है? पहले तो मैं इस चुनाव में किसी भी प्रकार की रणनीति में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट अगर एज एन आउटसाइडर मैं देखूँ तो ऑफकोर्स गांधी परिवार के साथ रायबरेली और अमेठी जुड़ती है, और परिवार के किसी सदस्य को या सदस्यों को वहाँ से लड़ना चाहिए, ऐसे कांग्रेस पार्टी की मन की भावना थी। जनता की थी या नहीं थी वो तो रिजल्ट परिणाम बताएगा, पर कांग्रेस पार्टी की भावना थी। तो मेरा तो इनफैक्ट सजेशन ये था कि सोनिया गांधी जी को राजस्थान से राज्यसभा भी नहीं लड़ना चाहिए था। अगर इनका अलायंस समाजवादी पार्टी से होने वाला था तो आप समाजवादी पार्टी से अलायंस करके सोनिया गांधी को
उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा चुनवाते, ताकि उत्तर प्रदेश के साथ जो जुड़ाव टूटने की बात, नैरेटिव बनने की बात, फिर बाद में इतना विलंब हुआ कि हम कब कैंडिडेट अनाउंस करेंगे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई हम वहीं बैठे हुए हैं। अब वो तो हुआ नहीं। उससे काडर में क्या मैसेज आता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कांग्रेस को जो वोट वहाँ मिलता है वो राष्ट्रीय चुनाव में मिलता है, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव का पैटर्न है उत्तर प्रदेश में कि स्टेट में वो लोग बसपा को वोट करेंगे, राष्ट्रीय चुनाव में नहीं करेंगे। राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस को वोट हमेशा ज़्यादा मिलता है, तो एक जुड़ाव, जो भावनात्मक जुड़ाव की बात थी वो जुड़ सकती थी। अब उसके बाद बात आती है अभी जो अनाउंसमेंट हुआ, उसमें मैं मानता हूँ कि दोनों सीटें परिवार को कंटेस्ट करनी चाहिए थी। अगर वो कंटेस्ट करते, और टाइमली कंटेस्ट करनी चाहिए थी, कि इतनी जिज्ञासा नहीं क्रिएट करनी चाहिए थी कि भाई लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आप 5 साल में तो गए नहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और जो लोग वहाँ पे हैं आज, जैसे मैंने पहले भी कहा, जुड़ाव तो आपको निरंतर रखना पड़ेगा, उसके बिना आप कभी कभार जीत सकते हैं पर कंसिस्टेंटली नहीं जीत सकते। तो एक तरीके से अमेठी को आप वॉक ओवर मान रहे हैं बीजेपी के लिए? मैं ये तो चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा, बट अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य वहाँ से लड़ता, तो जो वहाँ का कार्यकर्ता है और जो वहाँ के नेता हैं, जिन लोगों को आप लोगों ने इलेक्ट करवाया, आप लोगों ने सिलेक्ट किया, नॉमिनेट किया, अलग अलग पदों पे बिठाया, उनकी एनर्जी कुछ और होती है। अच्छा, आपने अभी जब अपनी इनॉग्रल स्पीच में पंजाब का जिक्र किया नरेश जी, तो आपको पंजाब में क्या आकलन लगता है कि क्या वहाँ पर श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के लिए कोई स्पेस है, या आम आदमी पार्टी वहाँ मतलब सारा स्पेस कैप्चर कर चुकी है और इस चुनाव में भी करेगी? सबसे पहले तो मैं ये बहुत लेट हाउस पे कह चुका हूँ कि सबसे रोचक चुनाव मेरे हिसाब से पंजाब का है। पूरे देश में सबसे रोचक चुनाव है। कोई आदमी नहीं बता सकता, कोई पोलस्टर नहीं बता सकता कि किसी एक पार्टी की सीट आ रही है। अगर कोई प्रॉपर स्प्लिट हो रहा है तो वो पंजाब में हो रहा है, महाराष्ट्र में भी नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में भी लोग कहते हैं कि बहुत सारे पार्टी बन गई हैं, पर है तो दो ही धरा, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। पर पंजाब में सॉलिड 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब में था, 5 सीट पे तो बीजेपी अर्बन एरियाज में प्रॉपर आगे दिख रही है। अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, होशियारपुर, पटियाला और गुरदासपुर। अमृतसर को छोड़ देते हैं, अमृतसर में नहीं कहूँगा मैं, पर जलंधर, होशियारपुर, लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला में तो बीजेपी को वहाँ पे अर्बन एडवांटेज दिखता है। अब आती है बात रूरल की। अब 2022 में जब चुनाव हुए तो हम भी वहाँ पे थे, कुछ काम वहाँ पे हम भी देख रहे थे, तो वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट को रूरल पार्ट्स में तो एंटर भी नहीं करने दिया जाता था, इतनी बुरी हालत थी। अब वो बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उन सब का कोई ना कोई लाभार्थी हर गाँव में है, बट उन गांव के लाभार्थियों से जुड़ने के लिए जो काडर की स्ट्रेंथ बीजेपी के पास होती है वो तमिलनाडु में पंजाब से ज़्यादा है। पंजाब में स्ट्रेंथ वो ख़त्म है उनकी। और इसीलिए अभी जो पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ केसेस लगने शुरू हुए, तो कांग्रेस पार्टी ने मास स्विच ओवर किया बीजेपी में। तो अब लोगों को वहाँ मालूम ही नहीं है कि ये आदमी तो बिट्टू है, ये इधर का है कि इधर का है। तो पीपल आर कन्फ्यूज, इज नो क्लैरिटी अबाउट इट। तो जहाँ तक स्पेस की बात है, अकाली दल पंजाब की बीएसपी है। जैसे बीएसपी का जो एक हाथी का चिन्ह है, कि वो हाथी का चिन्ह देख के अंदर जाएगा आदमी तो मध्य प्रदेश में वोट डाला तो कि हाथी है, अच्छा नहीं तो डालना पड़ेगा वोट। वैसे ही वहाँ पे वो तकड़ी का जो निशान है, उसकी एक एडवांटेज ये है। और पंजाब की अकेली कार्डर बेस्ड पार्टी अकाली दल है, और कोई पार्टी कार्डर बेस्ड वहाँ पे नहीं है। बट डिसएडवांटेज ये है कि जो उनके साथ जो हिस्ट्री रही है पिछले 10 साल की, उसके कारण जो अर्बन हिंदू वोट है वो वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहा, तो वो अर्बन एरियाज में उनको डिसएडवांटेज है। अगर बीजेपी और अकाली दल का अलायंस होता तो वहाँ पे स्वीप हो जाता, बट अकाली दल डर गया। बीजेपी नहीं डरी, अकाली दल डर गया। वो इसलिए डर गया क्योंकि उनको लगा कि बीजेपी का जो हमारा गांव का वोटर है वो भी हमारे पास नहीं आएगा तो हमारे को दिक्कत आएगी। जबकि मैं ऐसा मानता हूँ, अगर मैं सुखबीर बादल की जगह होता, कि बीजेपी के पास तो पूरा देश है राज करने के लिए या लड़ने के लिए, आपके पास तो सिर्फ पंजाब है, तो आप अपना स्पेस कम से कम क्रिएट एक बार करें। और विक्ट्री इज ऑलवेज फॉर द पीपल हु आर करेजियस, हु पुल द ड्राफ्ट। तो उन्होंने वो नहीं किया। तो अब मुझे लगता है कि फिरोजपुर और बठिंडा को छोड़ के तो मुश्किल रहेगी उनको बीजेपी से आगे आने की। तो लगभग वो 3-4 का ही लड़ाई वहाँ पे लड़ रहे हैं। एक आध सीट पे और उनका चांस था, बट क्योंकि स्विच ओवर्स इस लेवल के स्विच ओवर्स हुए तो मुझे लगता है कि वहाँ दिक्कत है। बाकी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में स्पेस का वहाँ पे फाइट कर रही हैं। बट जो मैं अगर आज की डेट में देखूँ कि बीजेपी ने भी कुछ कैंडिडेट अनाउंस करने बाकी हैं मालवा बेल्ट में,
तो 4 कॉर्नर स्प्लिट होने के पूरे चांस है, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1, इस तरह की सीटें आ सकती हैं। आपने केरल तमिलनाडु की बात की, सारी सीट पे चुनाव हो गए हैं तमिलनाडु केरल। मैं केरल एक्चुअली थी, तो वहाँ लोगों का आपको क्या सेंटिमेंट लगा? क्योंकि मुझे कई लोगों का ये लगा कि लेफ़्ट से वो नाराज़ दिखे वहाँ, एलडीएफ से जो अभी उनके सेकंड टर्म में आए हैं, तो वो वोट लग रहा था कि यूडीएफ को जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस वहाँ अभी भी बनता नहीं दिख रहा है केरल में। तो आपका क्या आकलन है केरल को लेकर? सी आई थिंक तमिलनाडु से ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेट बीजेपी के लिए केरला है, क्योंकि केरल के अंदर 2 कार्डर बेस्ड पार्टीज हैं, कांग्रेस भी वहाँ पे कार्डर है सरप्राइजिंगली। तो अभी जो राजीव चंद्रशेखर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अलावा अगर एक और नूर वाली सीट पे अगर देखें तो मुझे ज़्यादा लगता नहीं कि कोई वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। बट यस, ये बात बिल्कुल हमने भी देखी वहाँ पे कि जो सत्ताधारी मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ काफ़ी रोष है, वो काफ़ी उसके कारण भी हैं। बट वो कांग्रेस को वहाँ पे जो सेफ सीट्स हैं वो तो कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी का वोट शेयर डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए वहाँ पे। सीट वाइज कुछ सीट क्या केरल? ये 2 सीट्स हैं जहाँ पे अगर फाइट हो सकती है, अगर कुछ हो सकती है। तमिलनाडु? तमिलनाडु में भी 2 ही सीटें हैं, एक कन्याकुमारी और एक कोयम्बटूर वाली, पर उसमें मुझे लगता है कि एक ही सीट शायद वो निकाल पाए, नहीं तो अलायंस वन वे ट्रैफिक वहाँ पे लग रहा है। इंटरेस्टिंग जैसे पंजाब का कहा, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब के साथ जो सबसे बड़ा जो एक इंटरेस्ट जो लोगों को इस बार लग रहा है वो है बंगाल। वहाँ भी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो पंजाब के साथ ठीक है जैसे आपका वो है। तो मैं भी अभी अपने स्टेट भी आऊँगा बिहार, क्योंकि आपने पंजाब का लिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो आपका अपना बाइस दिखे वो मैं, लेकिन मैं बिहार को कैसे आप इंटरेस्टिंग नहीं मान रहे हैं, तो लेकिन आप बंगाल से शुरू करो। बंगाल में मेरे को जो लगता है, हालांकि मैं बंगाल गया नहीं, पर जो हमारी टीम जाती है या जो हमारे पास जो थोड़े बहुत आंकड़े आ रहे हैं वहाँ से, कि बंगाल में मुझे लगता है बीजेपी गेन करेगी। बीजेपी वहाँ पे गेन करेगी पिछली बार से, चाहे वो एक ही सीट का गेन क्यों ना हो, पर बीजेपी वहाँ पे गेन करेगी, क्योंकि लड़ाई, क्योंकि वो भी ममता दीदी की भी सरकार तीसरी सरकार चल रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी अगर मोदी के खिलाफ लोग मान के चल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ 10 साल की वजह से है, जो कि मोदी के खिलाफ कम लोकल फैक्टर्स ज़्यादा हैं। और मैं इसमें एक और आपको बात बताना चाहूँगा जो मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव की बहुत चर्चा हो रही, आपके जो गृह राज्य बिहार की भी चर्चा हो रही। एक एमपी जो होता है ना, उसकी कोई पावर नहीं होती, कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं होती। एक एमएलए उससे बहुत पावरफुल होता है। अब एमपी के 2-3 सिनारियो होते हैं। एक मेंबर पार्लियामेंट है, मान लीजिए सत्ताधारी पार्टी से, और वहाँ पे विपक्ष की सरकार है, तो विपक्ष की सरकार तो औसतन 5 से 9 असेंबलीज एक पार्लियामेंट में होती हैं। यूपी में 5 होती हैं, बाकी पंजाब वगैरह में 9 होती हैं। हम 7 की एवरेज मान लेते हैं पूरे हिंदुस्तान की। अब 7 एमएलए विपक्षी पार्टी के वहाँ पे अगर मान लीजिए हैं, तो कोई भी कार्य करेंगे सिर्फ प्रोटोकॉल में उसका नाम लिखवाएंगे, श्रेय उसको पब्लिक कभी नहीं देगी मेंबर पार्लियामेंट को। मैं एंटी इनकम्बेंसी के कारण एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बात को, मेरा पर्सपेक्टिव। ये तो एक सिनारियो हो गया, तो अब एमपी तो रिडंडेंट हो गया। दूसरा सिनारियो, एमपी सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी, और सरकार भी वहाँ पे राज्य सरकार भी बीजेपी की है, वो भी सत्ताधारी पार्टी की है। वहाँ पे भी 7 एमएलए हैं, और मान के चलते 7 ही बीजेपी के हैं। ऐसा इम्पॉसिबल है, मतलब 1000 में से 1 होगा कि आप एज एन एमपी की 7 एमएलए से बनती हो, 4 से बनती होगी, 2 से नहीं बनती होगी, 1 न्यूट्रल होगा। जिसके साथ नहीं बनती होगी वो आपको कभी भी आप साथ में लेकिन ना श्रेय देगा, वो तो उसको अपना चुनाव लड़ना है। तो इन दोनों सिनारियों में एमपी तो बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर, राष्ट्रपति महामहिम वहाँ पे बन के बैठता है, तो उसको श्रेय किसी चीज़ का नहीं मिलना, खराबी जो भी कोई नाराजगी होगी उसको मिलनी है कि भाई इसकी वजह से काम नहीं हुआ। ये तो हो गया काम करने के। तो अब पर्सनल इक्वेशंस भी होती हैं कि मैं पर्सनली किसी का काम करता हूँ, किसी का काम नहीं करता हूँ, मैं मिलता हूँ, कहीं नहीं मिलता हूँ, मैं रजवाड़ा हूँ, मैं कार्य करता हूँ, जो भी सिचुएशंस में, ये सारी एंटी इनकम्बेंसीज क्रिएट होती हैं। और एक फैक्टर इसमें मैं बताना भूल गया कि डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी सेंटर के मंत्रालय हैं उन सबको स्टेट के थ्रू होकर जाना पड़ेगा। वो स्टेट के थ्रू होकर जाएंगे तो स्टेट की कोऑपरेशन से जो स्टेट अथॉरिटीज़ है वो श्रेय लेंगी, चाहे वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ हैं चाहे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं। तो एमपी बड़ा बेचारा आदमी होता है, अनलेस उसके पास बड़ा कैरिज्मेटिक शशि थरूर टाइप सिस्टम हो कि वो अपने आप को रेलिवेंट रखने की कोशिश करता रहे। हालांकि कर शशि थरूर भी कुछ जा नहीं सकते रेलवे की चिट्ठी लिखने के अलावा, और ये बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव पावर्स एमपी के पास रहे नहीं। बड़े प्रोजेक्ट लाके भी दोगे तो वो श्रेय मोदी जी को देना पड़ता है। तो एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो स्वाभाविक तौर पे होनी है। मैं पंजाब का काम क्यों कह रहा था रोचक, और बंगाल और बिहार के अंदर भी बात वहाँ पे कैसे पहुँचती है कि पंजाब इसलिए रोचक है कि वहाँ पे एक पार्टी है
जिसके 92 एमएलए आए 117 में से। अब वो 92 एमएलए वाली सरकार है जिसको अभी 3.5 साल और गुजारने हैं। तो एज अ वोटर मैं फील करता हूँ कि मुझे इसको वोट डालना चाहिए कि मुझे इससे काम है, पर काम तो मुझे एमएलए से है, एमपी से तो मुझे कोई काम है नहीं। 90% काम तो आपको पटवारी और तहसीलदार तक रहते हैं। और ये भी कंफर्म है कि इनका कोई सेंट्रल में स्टेक नहीं होने वाला। आई एम कंफ्यूज, शुड आई वोट फॉर देम और नॉट। अब दूसरी पार्टी है कांग्रेस, जिसका सिटिंग एमपी है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के 8 एमपी थे, मान के चलते हैं उनका सिटिंग एमपी लड़ रहा है। भाई ये एमपी ठीक है, इसने कोई खराब भी नहीं किया, कुछ अच्छा भी नहीं किया, बट इनकी सरकार तो बन नहीं रही, ना ऊपर बन रही ना नीचे बन रही है, तो मुझे उसको वोट डालना चाहिए क्या? 2 सिनारियो। तीसरा सिनारियो, ये बीजेपी का कैंडिडेट है, इसकी 100% ऊपर सरकार बन रही है, बट ये पता नहीं जीतेगा कि नहीं जीतेगा, इसको वोट डाल के वेस्ट तो नहीं करूं। अब चौथा पंथ का आदमी है जो पंथ में बिलीव करता है, उसको है मैं अकाली दल का पक्का वोटर हूँ, अब मैं अकाली दल को वोट डालता हूँ, मैं किसी को वोट डालता नहीं हूँ। अब वो वोट डालने जाए, ना उसका कैंडिडेट जीत रहा ना सरकार आ रही है, तो वोटर का कन्फ्यूजन है कि भाई पर मेरी आइडियोलॉजी इससे मैच करती है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि पंजाब इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर प्लेस। दिस लॉजिक डज नॉट अप्लाई टू बिहार और वेस्ट बंगाल, बट इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल द एमपी लॉजिक स्टिल इम्प्लाइज। इसलिए आपके गृह राज्य में, जिसका आपको मेरे से कई गुना ज़्यादा अनुभव भी है और मालूम भी है, बट वहाँ भी मैं समझता हूँ, आपने हालांकि पूछा नहीं अभी, पर मुझे पता है पूछेंगे, कि बीजेपी और एनडीए वहाँ पे मेरे हिसाब से 32-33 के आसपास दिख रहा है अभी भी। 7-8 सीटों के अंदर फाइट है, उसके अंदर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि वीकर सीटें आरजेडी वाली हैं, जो आरजेडी जहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही है, जो इन 7-8 या 9 भी मान लेते हैं अगर मैं समझूँ तो। और सेम बात मुझे बंगाल में दिख रही है। बंगाल वालों ने देख लिया कि इतनी मजबूती से ममता के साथ जो इस आइडियोलॉजी की, और क्योंकि वहाँ 2 आइडियोलॉजी हैं, क्लियर कट डिवीजन है वहाँ पे आइडियोलॉजी का। ये आइडियोलॉजी वाले देख रहे हैं कि भाई ये तो अगर उधर गुंडे हैं तो इधर भी गुंडे हैं, या उधर अगर बाहुबली हैं तो इधर भी बाहुबली हैं, तो वो उसके पीछे रैली हो रहा है। और उनको दिख रहा है कि ये सरकार अभी नहीं तो आगे जाने वाली है, और दीदी भी कोई उम्र के साथ साथ आगे बात बढ़ने वाली है, वो कम होने वाली तो नहीं है। आपने बंगाल का जिक्र किया, मैं बंगाल में थी पिछले दिनों, और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, और आपने भी बोला कि स्लाइट एज है बीजेपी का, चाहे 1 सीट का है, लेकिन वहाँ पे सवाल जो है वो महिला वोटर्स को लेके भी है। 3.5 करोड़ महिला वोटर्स हैं, और जो दीदी ममता बनर्जी जो है, उन्होंने जो स्कीम्स लागू की हैं वो कहीं ना कहीं उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। इस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? स्कीम्स आइडेंटिफिकेशन सबसे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखें तो राजस्थान में हुई। कोई नहीं कह सकता कि राजस्थान में स्कीम इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, बट स्कीम इम्प्लीमेंटेशन का वोट कन्वर्जन के साथ बहुत ज़्यादा कोई नाता होता नहीं, क्योंकि अगर यही चीज़ मैं आंध्र प्रदेश में भी देख रहा हूँ कि वहाँ पे भी स्कीम्स तो बहुत बनाई गई, डेवलपमेंट कोई नहीं हुई। अब क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुई तो स्कीम्स के ऊपर आप रिलाई करते हो। जब आप स्कीम्स पर रिलाई करने लग जाते हो तो आपको 2-3 फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है, चाहे वो ममता दीदी कर रही हैं, चाहे वो नीतीश जी कर रहे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत कर रहे थे, चाहे जगन रेड्डी कर रहे हैं। स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन हमेशा फ्लॉड रहती है, उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई हिचक रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन, आप अगर वहाँ के बाहुबली हैं तो आप अपने वोटर को दिलाने की कोशिश करेंगे, अपने चहेतों को दिलाने की कोशिश करेंगे, दूसरे को नहीं दिलाने देंगे, तो उसका एक वहाँ पे एम्बिग्विटी रहती है। बट फिर भी मान लेते हैं 80% स्कीम जिनको मिली वो वोट डालते हैं आपको, ऐसा मान लेते हैं। इलेक्शंस का पोलिंग का एक थ्योरी है कि आप 100% वोट कभी भी रिटेन नहीं करते, किसी भी सिचुएशन में 100% वोट रिटेन नहीं करते। इसीलिए आपको नए वोटर को इन्फ्लुएंस करना होता है, नया वोटर लाना होता है। अगर आप डेवलपमेंट और विजन के बिना सरकारें चलाते हैं, आप कभी भी नए वोटर को इंप्रेस नहीं कर सकते। यही काम वहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है कि आपके पास, आपने सड़क बनवाई नहीं, स्कीम घर पे 2000 पहुँचा दी। अगर सड़क नहीं बनी, अगर नौकरी का कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा आगे, तो आप स्कीम से एक लिमिटेड वोट को कैप्चर करके ला सकते हैं, नया वोट लाना ऐड करना नहीं कर सकते। और जगह आप देखेंगे कि टीडीपी के भी पास, सॉरी ये वाईएसआरसीपी के पास भी नया वोट बहुत कम आएगा या ना के बराबर आएगा। तमिलनाडु, इसमें बंगाल में भी मैं यही देखता हूँ कि नया वोटर कितना ऐड हो रहा है, क्योंकि आप पुराना वोटर 100% नहीं रिटेन करते हैं। हाईएस्ट रिटेनरशिप 80% है, वो भी आप बिल्कुल वन साइड इलेक्शन जीत रहे हो तो। पोलराइजेशन वहाँ पे कितना बड़ा फैक्टर है, जो कि हाल के टाइम में हमने देखा है, दोनों तरफ से टीएमसी का, सॉफ्ट हिंदुत्व का, और बीजेपी की तरफ से रामनवमी को लेके जो है वो एक पूरा धीरे धीरे हमने ट्रेंड को देखा है 2016 के बाद से। वहाँ पे एक पेनिट्रेशन रूरल एरियाज में हुआ है, उसे आप कैसे देखते हैं? राम मंदिर बनने से लोग चाहे एक बात कह रहे हैं कि राम मंदिर चल नहीं रहा, राम मंदिर फैक्टर नहीं है। राम मंदिर बनने से जिनकी राम में आस्था है उनके मन में खुशी तो है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। और अगर किसी तरह से राम मंदिर पक्ष वाले लोग
ये साबित कर दें किसी पब्लिक के माइंड में, जैसे कि करने की कोशिश की गई कि भाई जो राम मंदिर के साथ नहीं एसोसिएट हुआ वो राम के अगेंस्ट है, तो वो आदमी को लगता है कि यार इससे वोट से परहेज करना चाहिए। तो पोलराइजेशन उन लाइंस पे नहीं है जिस लाइंस पे प्राइम मिनिस्टर अभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये डिवीजन जरूर वहाँ पे है। ये बात आपको भी दिखी होगी, आप गए हैं तो, और लोगों से भी सुनेंगे कि ये डिवीजन जरूर है। जिनको राम में आस्था है, जिन्होंने पिछले 10-20 साल में राम की बात सुनी है, वो उस हिसाब से रैली नहीं होंगे, बट उनके मन में इस बात की सांत्वना, खुशी, किसी भी तरह की बात कर लें। और ये बात पंजाब में दिख रही है हमको। पंजाब तो सबसे दूर है इन चीज़ों से, कि हमने सिख फैमिलीज़ को देखा कि वो उनके घर की लेडीज़ कड़ा प्रसाद बना रही हैं उस दिन, और वो करनी कि भाई हाँ ये बना है, हमें दीपमाला करनी है, ये बना है। वोट डालने जाएंगे नहीं जाएंगे, बट वोट अगेंस्ट डालें ऐसा नहीं हो सकता। ये आप ये कोई काउंटर क्वेश्चन होगा, जैसे आपने कहा जो स्कीम्स वोट नहीं लाती हैं, हाँ, और बहुत नहीं देती हैं, तो इसमें मैं खुद ही शायद मैं एग्जांपल दूं। आप जब राजस्थान गए थे उस वक्त तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट छोड़ दीजिए, तमाम जो इवन जो ओपिनियन पोल आ रहे थे, यहाँ तक थे कि कांग्रेस को 10 सीटें में आएंगी कि 20 सीटें आएंगी, चर्चा इस तरह की हो रही थी। और उसके बाद मुझे लगता है कि फरवरी मार्च से शायद शुरू हुआ, और बजट में जो भी हुआ और उसको जो आपने किया 6 महीना इम्प्लीमेंट जो हुआ, कहीं ना कहीं जो बाद में यहाँ तक कहा गया परिणाम के बाद कि अगर शायद आप लोग इकट्ठा रहते और थोड़ी सी जो फाइन ट्यून हो जाती तो शायद वो हो सकता था, राज रिवाज में आपका रिवाज बदल सकता था। तो पहली बात तो वहाँ स्कीम ने तो वर्क किया अगर आप वोट परसेंट में देखें, एंड दूसरी बात क्या वहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ आपस में, कहाँ पैसी की? सी राजस्थान में भी, क्योंकि वहाँ पे आप एक पार्टी थे, वहाँ पे हाँ, आप बिल्कुल। डे टू डे आप देख रहे थे कि और जो झगड़े, जो कई सारे विवाद और कई सारे चीज़ गवाह थे, उसमें आप भी राजस्थान के अंदर भी आप स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन से 100% वोट नहीं ला पाए, नहीं ला सकते आप कहीं पे भी। मैंने ये तो बात कही नहीं कि वोट नहीं आता, मैंने बोला कि आप केवल उसके सिर पे वोट ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। राजस्थान की कैंपेन में अगर आप देखें, जब हम गए तो हमने जो स्कीम्स पहले थी या जो स्कीम एडिशन करी उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन करी, उसकी वजह से एक माहौल बना, कांग्रेस पार्टी गेम में आ गई। जो 10 आदमी की बात थी उससे सरकार बन सकती है वाली बात आ गई। बट हमने साथ में नई बातें भी रखी, 6 बात गारंटी रखी कि भाई हम ये भी करने की कोशिश करेंगे। उसमें अगर विजन, और उससे पहले सरकार ने 2030 का एक विजन डॉक्यूमेंट बनवाया, पूरे प्रदेश को उसमें शामिल किया कि भाई आगे क्या हो सकता है। तो फ्यूचरिस्टिक जब तक बात नहीं थी, तो अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री थे, लोगों को भी नई चीज़ सुनने की चाह रहती है, तो वो दोनों बातें उसमें हमने ऐड की। अब बात आती है कि वो बात रह क्यों गई। उसका केवल और केवल एक ही रीज़न था कि पार्टी को पास वो करेज नहीं था कि हम जिनकी टिकट बदलने की या काटने की आवश्यकता है सर्वे के आधार पे, साइंटिफिक के हिसाब से, वो हम काटें। अगर वो सीटें कटने की सिचुएशन होती, कांग्रेस पार्टी 10 सीटें वहाँ पे, 9 सीटें अंडर 1000 वोट से हारी है और 12 सीटें अंडर 5000 से हारी है। अब आप मार्जिन खुद देख लें। दूसरा आंकड़ा, राजस्थान के अंदर पिछले 50 साल में जितने चुनाव हुए उसमें कभी भी लूजिंग पार्टी अपना वोट शेयर रिटेन नहीं करती है, जितना वोट उसको मिला होता है। नॉट ऑफ द टोटल वोट पोल, बट जितनी पोलिंग, नॉट ऑफ द वोट्स पोल लास्ट टाइम इन परसेंटेज, बट ओवरऑल वोट्स। कांग्रेस पार्टी इस बार वहाँ 15 लाख एक्स्ट्रा वोट भी लेके आई, बट फिर भी बिकॉज पिछली बार वहाँ पे 11-12 इंडिपेंडेंट जीत गए थे, वोट स्प्लिट था, तो कांग्रेस पार्टी नीडेड 1.5% एक्स्ट्रा वोट। उसके अंदर हम 1.5% की जगह सिर्फ 0.39% पे रह गए, और वो जो 0.65% और वोट चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उसके कारण सबसे बड़ा टिकट था। दूसरा कारण मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट है, और मैंने एक नहीं 50 प्लेटफॉर्म बोला, कंट्रोवर्सी भी हुई। पार्टी चुनाव लड़ती है, सरकार चुनाव नहीं लड़ती। ये गलतफहमी होती है सरकारों को कि जिन लोगों को कि भी सरकार है, सरकार चुनाव लड़ लेगी। चुनाव पार्टी को लड़ना है। अब पार्टी अगर चाहे कि हमारा काम कोई और कर दे, तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता उसको। और पार्टी अगर चुनाव पहले तो पार्टी चुनाव जीतने के प्रति आश्वस्त नहीं थी, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे वो राज्य नेतृत्व हो। जब तक उनको होश आए कि नहीं तो गेम ऐसी बन गई है, जब मोदी जी वहाँ पे आ गए, उन्होंने गारंटियाँ ईजाद कर दी। आपका 500 का सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान में कहीं बीजेपी ने अनाउंस नहीं, वहाँ 450 का सिलेंडर अनाउंस करना पड़ा उनको। तो आप सोचें ना कि उन गारंटी को क्रियान्वयन या उन स्कीमों का क्रियान्वयन किस तरह हुआ होगा, या वोट कैसा पलटा होगा उसमें।
और जहाँ तक ये फ्रीबी की बात बार बार होती है ना, अगर आप ये देखें तो इसको लाने वाले यहाँ पे आके केजरीवाल जी ने यहाँ पे जो दिल्ली में जो बिजली का काम किया, सेंटर की कितनी स्कीमें हैं जो फ्रीबी स्कीम्स हैं, चाहे वो 2,000 रुपये किसान निधि है, चाहे वो उज्ज्वला योजना थी, चाहे वो ये प्रधानमंत्री क्या नाम है आवास योजना, तो चलो पुरानी योजना है, ये जो मेडिकल इंश्योरेंस वाली योजना है, आयुष्मान योजना है, वो सारी स्कीमें उस अब उनको ये बेनिफिशियरी से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बाकी जगह पे अगर बेनिफिशियरी स्कीम्स भी इंप्लीमेंट होने लग गई तो वो वोट बैंक तो सेम है ना भाई, गरीब आदमी तो सेम ही है, उसको आप भी दे रहे हो, आप भी दे रहे हो, आप भी दे रहे हो, आप भी दे रहे हो। मैं आपको रोचक बात बताता हूँ, चिरंजीवी स्कीम जिसका बहुत मतलब वर्ल्ड ओवर चर्चा है, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने मेरे को चिरंजीवी के बारे में पूछा, इतनी चर्चा ऑस्ट्रेलिया उसकी, किंग्स कॉलेज लंदन उस पर वो पेपर लिख रहा है। उस चिरंजीवी पे जब मैं पहले मंथ में वहाँ पे था तो मैं गाड़ी में घर जा रहा था, तो मेरे साथ जो गाड़ी चला रहे थे वो लोकल थे, मैंने उसको पूछा, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, मैंने पूछा कि भाई क्या है ये, बोला सर ये एक चिरंजीवी स्कीम होती है यहाँ पे। मैं कहा उससे क्या होता है, बोले उसमें इलाज फ्री होता है। तो मैं कहा कोई उदाहरण कोई हुआ, कहता हाँ मेरे फादर का हार्ट अटैक आया था तो उनको वो स्टेंट डाला था। तो मैंने बोला क्या हुआ, बोले हम हॉस्पिटल गए, उन्होंने स्टेंट डाला, तो मैं कितने का बिल आया, बोले बिल तो कोई 1,40,000 का था। तो मैं कहा तुमसे कितने पैसे लिए, बोले कोई पैसा नहीं लिया हमसे। तो मैं कहा किसने किया, बोला मोदी जी ने। तो आप जब ये बात स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं फ्री भी नहीं होना चाहिए, वो मोदी जी दे रहे थे नहीं दे रहे थे सेकेंडरी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो फ्रीबी की एसोसिएशन वहां पे भी होती है पूरी तरह से, और वहां ज्यादा होती है। अगर लाभार्थियों से संवाद करना है, लाभार्थियों के घर पे बात पहुंचानी है, करनी है, तो वो बात वहां ज्यादा होती है, यहां तो अब आगे आए हैं। और दूसरी बात एक और जिसकी कोई डिबेट ही नहीं होती है, हमने राज्य सरकारों में सरकार में रह के भी चुनाव लड़ लिए और विपक्ष में भी लड़ लिए, ज़्यादा विपक्ष में लड़े, पर जो अनुभव पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक की राज्य सरकारों की तरफ लड़के हैं और विपक्ष में लड़के हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी सेंटर की स्कीम्स हैं, मैंने अभी 3-4 का नाम लिए, इन सब की स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, डीबीटी से होती है, राइट। डीबीटी करने के लिए मेरे को आपका अकाउंट नंबर चाहिए, मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, मुझे आपकी वो चाहिए, वो डेटा किसके पास है, सेंटर के पास है। सेंटर में सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की है। जिस दिन तक चुनाव ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था, आप सबके हमारे फ़ोन पे हमारे को सरकार के मैसेज आ रहे थे कि आपको ये है, आपको ये है, आपको ऐसे है, आपको ऐसे है। कहाँ पे है इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड, एक पार्टी के पास सारा डेटा है, उस डेटा से वो डेली आपके साथ कनेक्ट कर रहे थे, पहले ऑफिशियली अब अनऑफिशियली। दूसरी पार्टी के पास कोई डेटा ही नहीं है। अगर ये भी एक तर्क मान लिया जाए कि भाई हमने उनको स्कीम दी तो हम ही बात करेंगे, आपको डेटा दे भी दो तो क्या करेंगे। आवास योजना आप दे रहे हो, आवास योजना चल तो 40 साल से रही है, तो विपक्ष की पार्टी के पास भी उतना ही मौका होना चाहिए कि वो भी संपर्क उस तरह से कर सके। क्योंकि आज रैली कर लीजिए, आप रोड शो देखिए, इस चुनाव का अगर आप परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, मैंने ये पहला चुनाव देखा है पिछले 10 साल में, और 10 साल में 56 चुनाव तो राज्यों के हो लिए और 2 सेंटर के चुनाव हो लिए, और इसके अलावा छोटे मोटे चुनाव हो लिए। सबसे कम जोश रोड शोज में इस बार है, सबसे कम जोश। रैली में तो फिर पकड़ के ले आते हैं, उसकी भी तमाम तरह के उसके लिए हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, पर रोड शो में उस तरह से बात नहीं बनती है, तो वो भी कट डाउन कर दी गई। मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि सारी अप्रोच डिजिटल है इस टाइम पे, और ये बात मैंने पिछले साल कही थी और मैं आज आपके यहाँ दोहरा देता हूँ। ये आने वाले 5 साल के बाद कभी रैली नहीं हुआ करेगी, कोई रैली नहीं हुआ करेगी। एक रैली हुआ करेगी, सब पार्टी एक रैली करेंगे, जैसे बाल ठाकरे एक रैली करते थे, वहाँ पे उन्होंने रैली करी और वो दैट इज़ ऑल। वैसे ही हर पार्टी एक रैली किया करेगी, वो रैली मान ली जाएगी, बाकी सब काम आपके हमारे फ़ोन या डिजिटल डिवाइसेस से चलेगा। बट वो तो जब होगा। पर आज की डेट में जो पहुँच है सबसे ज़्यादा, तो आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, इंडिविजुअल मैसेजिंग इसी डेटा से कर सकते हैं ना, इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। मैसेजिंग पर आइए तो जरा सा आप इसका बड़ा खुल के आंसर दीजिएगा, स्पष्ट आंसर दीजिएगा। जैसे कर्नाटक इलेक्शन में मैं था, अब वहाँ पे कैसे किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे अगर हम गांव जा रहे थे, गुमकुर जा रहे हैं या इंटीरियर में जा रहे थे, कोस्टल में जा रहे थे, तो वहाँ महिलाओं को पता था आपको गृहलक्ष्मी का उसको पता था कि आप देने वाले हैं गारंटी, जो आप कह रहे हैं 5 गारंटी, जिसको फ्री बस वाला अर्बन में महिलाओं को, लड़कियों को पता था। किस तरह से पता कि हुआ, वो आपका एक डोमेन था, तो गारंटी हुआ। हिमाचल में भी गारंटी मोटा मोटी लोगों को पता था, OPS है या जो भी जो टारगेटेड ऑडियंस के लिए।
तो गारंटी कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल मॉडल हो, एक तरफ आप बढ़ रहे थे, और यूजुअली माना जाता है स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स में जो विनिंग कॉम्बिनेशन को आप चेंज नहीं करते हैं, एक नॉर्मल सा एक अनसेट रूल है, सक्सेसफुल रूल है। तो फिर ये रूल क्यों बदला कांग्रेस में, और ये गारंटी से न्याय यात्रा क्यों? देखिए, इसमें आगे पहली बात तो मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो नहीं चाहूँगा कि ये चेंज हो। इनफैक्ट जब हमने गारंटी पहली बार दी थी इसमें असम में, तो मुझे सब लीडर्स को बैठ के एक बार प्रेजेंटेशन देना पड़ा कि ये गारंटी वर्ड क्यों आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत एसएमईज़ के अंदर बात करने की बात थी, तो मैंने वो एक्सप्लेन की थी बात। तो मोदी जी वहाँ पे आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे कांग्रेस आज 5 गारंटी देने जा रही है, कांग्रेस 5 गारंटी दे रही है जिनकी खुद की गारंटी नहीं है। उस गारंटी में से एक गारंटी एक गृहलक्ष्मी वाली थी, जो वहाँ पहले मैंने सबसे पहले वहाँ दी थी कि भाई घर पे जो लेडीज़ काम करती हैं इनके बारे में आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा, तो ऐसा वैसी। उसके बाद आ गए अपन कर्नाटका में भी गारंटी वर्ड की रेजिस्टेंस थी बहुत बड़ी, मैं आपको आज बता देता हूँ। पूरी पार्टी में रेजिस्टेंस थी कि गारंटी वर्ड नहीं यूज़ होगा, वो कोई परिहारा वर्ड के बारे पक्ष में था, कोई किसी और पक्ष में था। तो मेरे को वहाँ पे जद्दोजहद करके लड़ना पड़ा कि गारंटी वर्ड हमारे को यूज़ करना चाहिए, उसकी ये अपनी एक वैल्यू है। फिर वो गारंटी वर्ड आगे यूज़ होने लग गया, यहाँ पे राजस्थान में भी हुआ। मैं तो इस बात का खुद आलोचक हूँ कि आपका एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। जैसे मैंने आपको जन घोषणा पत्र की बात की, जो जन घोषणा पत्र एक्चुअल में लोगों के साथ फीडबैक लेके बनाया गया था, सिर्फ नंबर इशू कर दो, मिस्ड कॉल कर दो, ये कर दो, नो। अगर माइन के वर्कर थे तो माइन में हम बैठे जाके, एक बार नहीं 2 बार, हर जगह 2 बार। पहली बार उनसे पूछने कि तुम हमको क्या चाहिए, दूसरी बार उनको बताने कि हम ये लेके आए, बताओ तुमको चलेगा। उस मैनिफेस्टो के अंदर 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर हैं जिनसे मिल के बताया गया था। छोटी स्टेट थी, पॉसिबल था, पर समय भी था, बाकी जगह वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करना तो ऐतिहासिक हो गया थोड़ा सा। और जब आपने अपनी, आप बताइए, भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस अपने आप में फिनोमिनल था, आपने उसी का नाम बदल दिया, आपने उसी का नाम बदल दिया। जिन लोगों को, जिन रास्तों से भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजरी, उन रास्तों में के अलावा भी उनको मालूम था लोगों को कि कोई भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान में चल रही है और राहुल गांधी परिश्रम कर रहे हैं। अब आप दूसरा वर्जन 2 लेके आए। पहले तो मैं इस बात को बिल्कुल क्लियरली मानता हूँ कि आप भी चाहे सिनेमा में देख लीजिए, चाहे कैंपेन देख लीजिए, नो वन कैंपेन और नो सीक्वल इज सक्सेसफुल, नेवर। उसकी सक्सेस उतनी मेजर नहीं हो सकती, उतना उसका फिनोमेना नहीं हो सकता। बट आप कम से कम उसमें तोड़ मरोड़ कम से कम करते हैं ताकि एक रिकॉल वैल्यू बनी रहे। वो रिकॉल वैल्यू में आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दी। अब वो न्याय यात्रा क्या है, आप न्याय पहले भी कर चुके हो, तो अन्याय हुआ था ना तब, तो आपने अब फिर न्याय बीच में जोड़ दिया। गारंटी आपकी हिट हो रही है, आपकी गारंटी मोदी उठा के मोदी की गारंटी बना रहे हैं, आपने उसमें वो गारंटी माइनस कर दी। फिर इस बात का मैं शुरू से पहले, असम, कर्नाटक, राजस्थान, गारंटी 5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए कि उसके 5 की रिकॉल वैल्यू आपके हाथ की भी और लोगों को याद भी रहती। आपने कर दी 25 गारंटी, हम भी भूल जाती कई बार कि भी कौन सी 25 गारंटी हैं, कैसे आप लोगों को बता पाओगे? इतना क्लटर है, आपकी रीच वैसे ही कम है, ऊपर से आपने एक गारंटी 25 कर दी, फिर न्याय भी डाल दिया, फिर और भी 4-5 आइटमें डाल दी। मैं तो इस बात का आपके साथ हूँ और इसका आलोचक मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे रह चुका हूँ कि आप अपना विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करते हैं और आप हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आजकल IPL चल रहा है, तो उसको मैं क्रिकेट एनालॉजीज बहुत देता रहता हूँ, मैं अपने कमेंट्स में पढ़ता हूँ, लोग बोलते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट ज़्यादा दिखते हैं कि बुमराह का ओवर चल रहा है, आपको मालूम है ये बेस्ट बॉलर है, तो आप उस ओवर को निकाल के अगले ओवर को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे तो हर वक्त AK-47 से ही बात करने की कोशिश की जाती है। आपने इतनी चीज़ें बताई कांग्रेस की कि यहाँ प्रॉब्लम, गारंटी चेंज कर दी, भारत जोड़ो यात्रा का नाम चेंज कर दिया, बहुत सारे नेताओं से आप बहुत क्लोज रहे होंगे जब रणनीति बनाने। प्रॉब्लम कहाँ आपको फिर ओवरऑल लगी? क्योंकि मैं बीजेपी कवर करती हूँ, तो कई बार ये मजाक होता है कि बीजेपी के मोल बैठे हुए हैं कांग्रेस में जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या, क्यों इतनी गड़बड़ियाँ होती हैं? देखिए, एक पॉलिटिक्स में 3 C's बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं जैसे ही बात कर रहा था, करेज, करिश्मा, क्रेडिबिलिटी। अब करेज, जो यहाँ तक बात आता है कि बॉक्सिंग मैच नहीं है कि आप कितने ग्लव्स उतार के पंच मार रहे हो या नहीं मार रहे हो। करेज तब रहता है कि आप सबसे पहले अपने आप को सिक्योर मानो कि भाई मैं सिक्योर हूँ, मैं किसी को भी कोई भी स्पेस दूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में तो फोटो के मिलीमीटर पे भी लड़ाई होती है। लड़ता कौन है? और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर कौन है? जिस राज्य में जो स्टेक होल्डर है, मुझे आपको एक राज्य में
एक राज्य में मैं चुनाव लड़ रहा था, उसमें एक तरफ एक मुख्यमंत्री थे और एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। राज्य का नाम और मुख्यमंत्री का उसमें वो जब उनको एक दिखाया गया होर्डिंग, 10 दिन सिर्फ होर्डिंग इसलिए फाइनल नहीं हुआ कि जो आदमी डिसाइडिंग करने वाला था वो ये नहीं डिसाइड कर रहा था कि मेरी फोटो लेफ्ट पे लगनी चाहिए कि राइट पे लगनी चाहिए, सीनियर किस में दिखूंगा मैं। 7 दिन वो होर्डिंग नहीं फाइनल हो पाया। तो मिर्जापुर फिल्म का फिर जब scene वो हो होर्डिंग गया। फाइनल हो गया, फिर जब फाइनल हो गया तो उनको किसी ने बता दिया कि आपकी फोटो छोटी लग रही है। तो उन्होंने हमारी टीम को बताया, हमारी टीम में जो ऑपरेशन उस पार्ट का देख रहे थे उन्होंने जाके बताया, नहीं जी ये तो बराबर फोटो है, आप चेक कर लो सामने रख के। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, तो एक स्केल लिया गया, उसमें दिखाया गया कि आप स्केल से मेजर कर लीजिए फिजिकली, फोटो बराबर है। ये तो इसमें नरेश जी, जो ये तो national हर पार्टी leader में होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जब था तो हम गए थे और हमने देखा था किसी पोस्टर पे शिवराज जी का चेहरा नहीं था। तो पोस्टर और ये तस्वीर और होर्डिंग का तो सी पहले तो कांग्रेस बीजेपी नहीं है और बीजेपी का कांग्रेस का मुकाबला नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि बीजेपी में ये बात बहुत छोटी है, कांग्रेस में ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। आप कांग्रेस का एक और उदाहरण आपको बताया तो आपने बताई वजहें, बीजेपी के भी राज्य प्रभारी होते हैं, कांग्रेस के भी राज्य प्रभारी होते हैं। आप बीजेपी के किसी राज्य के किसी चुनाव में किसी राज्य प्रभारी की कहीं पे फोटो दिखा दो मेरे को, और कांग्रेस के किसी राज्य के किसी चुनाव में किसी भी कोलेटरल के ऊपर फोटो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। ये डेमोक्रेटिक कम है, ब्यूरोक्रेटिक ज्यादा हो तो जाता है। नेशनल का जो जिसको हम कहते हैं कि इनका आला कमान कोई कंट्रोल राज्यों में नहीं है, अलग अलग राज्यों में है। सी जैसे बीजेपी आला में कमांड control- कोई कमांड सेंटर तो है नहीं कि मिलिट्री कमांड सेंटर है कि भाई ये प्रोसेस से चलना है, आदमी कोई भी आए जाए। लेकिन बीजेपी में ये चलता है। बीजेपी अलग, मैं बताया ना, बीजेपी की तुलना कांग्रेस से नहीं की जा सकती। एक चीज़ नरेश जी जो मैं जानना चाहता हूँ इतनी पूरी बातचीत में कि कांग्रेस में किस तरह खींचतान होती रहती है, इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्या अच्छा कर रही है? कांग्रेस अच्छा ये कर रही है कि कांग्रेस कम से कम पॉजिटिव चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे कि जो कांग्रेस अपने मुद्दे हैं उनको बार बार कॉन्वर्सेशन में लाने की कोशिश कर रही है कि हम ये करेंगे, नहीं तो अदरवाइज जनरली चुनाव ये लड़े गए हैं पिछले 2 चुनाव, वो ये नहीं करते, वो इस तरह से गलत हैं। वोट्स आर ऑलवेज फॉर पॉजिटिव कैंपेन, नेगेटिव कैंपेन्स आर ओनली फॉर हेडलाइंस। कांग्रेस पॉजिटिव कैंपेन कर रही है आप कह रहे हैं? कंपैरेटिवली पॉजिटिव कर रही है, हालांकि मेरे हिसाब से और भी बहुत पॉजिटिव बात की जा सकती थी, मोर फोकस्ड अप्रोच ली जा सकती थी। जितने मुद्दे हर सर्वे में निकल के आ रहे हैं, सीएस जैसे सर्वे में निकल के आ रहे हैं कि ये मुद्दे लोगों के पास हैं और उन लोगों का उस पर वोटिंग हो सकती है, पर वोटिंग उस पर हो नहीं रही अभी भी। जी आपकी कम्युनिकेशन पहले से हो सकता है बेटर होगी क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे 4 फॉलोअर एक्स्ट्रा बना लिए, बट क्या लोगों को बात हो रही है? मैं इंडिया अलायंस की बात ही कर लेता हूँ। जी आप इंडिया अलायंस सड़क पे खड़े होकर किससे पूछ लीजिए इंडिया अलायंस क्या, आप 99% लोग आपको बताएंगे हमें उनको मालूम ही नहीं इंडिया अलायंस क्या है। ऐसा है कि ग्राउंड पे लोग इंडिया अलायंस के बारे में नहीं जानते, ऐसा आप कह रहे हैं? 99% लोग नहीं जानते, और किसी भी सर्वे में निकालने के सेम निकलेगा। अच्छा, ग्राउंड पे बेरोजगारी और महंगाई मुद्दे हैं या कुछ और शिफ्ट हो चुका है? ग्राउंड पे बेरोजगारी महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं। अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो मुद्दा ये बताएगा, पर दूसरा सवाल जब उससे पूछना कि क्या इस पे वोट डाल रहे हो तो उसका जवाब 50-50 होता है। सर एक सवाल और है कि जैसा आपने कुछ देर पहले भी कहा कि लग रहा है जैसे कि बीजेपी की सरकार, जैसे पंजाब का जिक्र हुआ कि भाई केंद्र में सरकार तो बीजेपी की बन रही है तो हम क्यों कंफ्यूज हों। अगर इतना श्योर शॉट है बीजेपी के लिए तो पहले फेज़, दूसरे फेज़ और अब तीसरे फेज़ में बार बार पीएम का नैरेटिव चेंज क्यों हो रहा है? पहले फेज़ में कुछ और था, सेकंड फेज़ में बिल्कुल कांग्रेस के घोषणा पत्र के इर्द गिर्द ही पूरा इनका कैंपेन चला है। अब फिर पाकिस्तान, मुसलमान वो भी आ गया है नैरेटिव में, तो ऐसा क्यों लग रहा है? इसकी 3-4 वजहें मैं मानता हूँ। 1-2 तो स्ट्रैटेजिक वजहें होती है। पहली वजह तो ये है कि भी उनके खुद के कार्यकर्ताओं में या उनके वोटरों में ये ऐसा फीलिंग पहुंच गया कि जीत चुके हैं, बाहर निकल के काम करने की ज़रूरत क्या है, बाहर निकल के वोट डालने की ज़रूरत क्या है। उसको चार्ज करने के लिए एक बार ये लाइन ली जा रही है, सो दैट देयर कैन बी मोर पोलराइजेशन, मोर डिवीजन इन विच लोग सोचे कि भी नहीं इसके खिलाफ जाके वोट अपने को करना है। मेरे लिए करने वाली बात नहीं कर रहे, वो इसके खिलाफ जाके वोट करने वाली बात ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा, इतनी लंबी कैंपेन जो 7 फेज़ की कैंपेन है, जिसमें लगभग 2 महीने की पोलिंग ही है, इसमें एक नैरेटिव सस्टेन करना इम्पॉसिबल होता है, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉसिबल होता है
कि आपको रोज नई बात आप नहीं करेंगे तो हेडलाइन कैसे बनेगी। पीएम अगर आज भी वही रैली में वही बोलें और कल भी बोलें तो आपकी हेडलाइन ही नहीं बनती है। तो उनको भी तो वहाँ पे हेडलाइन देनी है, और पीएम बात करते हैं तो लोग बात सुनते हैं, लोगों को पता लगता है, दोनों तरफ की चर्चा होती है, उसकी फेवर की भी होती है, उसकी अगेंस्ट भी होती है, क्योंकि पीएम ने बोला है। अब उनको जहाँ जहाँ पे चिंक्स दिखते हैं, आज सुबह राहुल गांधी की टिकट अनाउंस हुई तो सुबह तक मोदी के डे तो डिसाइड था स्पीच क्या है, तो उसके बाद वो ऑल्टर करते हैं कि भाई आज ये टिकट डिसाइड हुई तो आज हमको क्या बात करनी है। दे आर क्विक इन दैट रिस्पॉन्स। एक काउंटर क्वेश्चन है इसमें कि जो चुनाव घोषणा पत्र है, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को जब जारी किया गया उस पर उतना डिबेट नहीं हुआ, लेकिन मोदी जब से नैरेटिव में लाए, जब उसको काउंटर कर रहे हैं तो मजबूरी में टीवी चैनल को कांग्रेस के घोषणा पत्र को दिखाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस, ऐसा नहीं लग रहा कि अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने पिच पे लाके मोदी से बैटिंग करवा रहे हैं? ये एक देखने का एक नज़रिया हो सकता है, बट उनका नज़रिया क्या हो सकता है मैं वो बताता हूँ। मुझे बताया नहीं उन्होंने, पर जो मैं रीड करता हूँ कि कांग्रेस की डिलीवरी की क्रेडिबिलिटी और बीजेपी की डिलीवरी की क्रेडिबिलिटी को वो दिखाना चाहते हैं। डिफरेंस क्या है कि कांग्रेस बात कर सकती है, देखो हमने तो ये करके दिखाया है। आप बीजेपी की जितनी भी चाहे वो इस बार का संकल्प पत्र है, चाहे वो आउटडोर ब्रांडिंग है, चाहे वो कोई और भी चीज़ है, उसमें आप एक भी जगह पे कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की बात नहीं देख रहे। इंक्रीमेंटल आईआईटी खुले, अभी आपके नीचे मैं देख रहा था, इतने और खुलेंगे, ये हुआ, इतने और होंगे, कोई ट्रांसफॉर्मेशनल बात नहीं हो रही है इसमें। कांग्रेस अपनी तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात कर रही है, पर बीजेपी उसको इस पिच पे लाके क्रिएट कर रही है कि भाई क्रेडिबिलिटी किसकी ज़्यादा है। पिछली बार भी जैसे 6,000 रुपये वो दे रहे थे, कांग्रेस तो 72,000 की बात कर रही थी, पर क्रेडिबिलिटी किसकी ज़्यादा थी, उस क्रेडिबिलिटी की पिच पे वो 6,000 72,000 के आगे जीत जाता है। तो बीजेपी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो इस तरह से इसलिए बात कर रही है क्योंकि एक दो बातें तो वो बीच में से निकाल के वो हाईलाइट करना चाहती है जो उनको सूट करती हैं। उसमें तथ्य कितने सही हैं गलत है वो आप खुद पढ़ चुके हैं। बट दूसरी बात जो मैं देखता हूँ कि वो क्रेडिबिलिटी का जो विश्वास की जो बात है, कि डिलीवरी की बात है, एक्सपीरियंस की बात है, वो बार बार इस बात से हाईलाइट करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं 3 बार का मुख्यमंत्री, 2 बार का प्रधानमंत्री हूँ और सामने वाला शख्स तो कभी मंत्री नहीं बने। वो ये बात नहीं बोल सकते हैं। उसको बोलने का एक तरीका है, वो बोलने का तरीका मेरे हिसाब से वो बताते हैं बार बार कि हमारी डिलीवरी ये रही और ये बातें करते हैं, इनका पास्ट क्या है, प्रेजेंट की तो बात ही नहीं करते। उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि कांग्रेस ने इस राज्य में ये नहीं किया या उस राज्य में ये नहीं किया। वो यही बोलते हैं कि इन्होंने उस बार उतना किया था, मैंने 5 साल में इतना किया या 9 साल में इतना किया। नरेश जी, आपने 2 चीज़ें बोली कि नए वोटर जोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो क्या बीजेपी ने नए वोटर जोड़े हैं इस बार? अगर जोड़े हैं, आपने एक बार बिहार में 32 से 33 सीट आ रही है, यानी कि बिहार में इनका नंबर कम जा रहा है। तो एक तो बीजेपी ने क्या नए वोटर जोड़े हैं, और जोड़े हैं तो किस स्टेट आके जोड़े हैं? दूसरा, किस स्टेट में इनके नंबर अप और किस स्टेट में इनके नंबर डाउन जा रहे हैं बीजेपी? इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल होगा, जो वोटिंग कम हुई 2 फेज में, बड़े राज्यों में देखने में आया कम हो रहा है, टर्नआउट कम आ रहा है कंपेयर टू छोटे राज्यों में। तो क्या मान के चल रहे हैं जो वोटिंग कम हो रही है किसके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है? सेकंड इज, क्या वोटर उदासीन हो रहा है, वोट निकलना ही नहीं चाह रहा, छोड़ो, जीतने वाला सोच रहा है भाई ये तो जीतने की जरूरत क्या है, हारने वाला सोच रहा है मेरी वोट बेकार हो जाएगी। मतलब किस तरीके से ले रहे हैं? इस बार बड़ा साइलेंट है, सबके लिए हैरानी सी हो रही है कि होगा क्या। सी हैरानी दिल्ली बैठ के हो सकता हो, पर ग्राउंड पे अगर देखें तो ऐसी कोई हैरानी वाली बात दिख नहीं रही, मुझे तो नहीं दिख रही। तो ये उदासीनता वाली बात बिल्कुल है कि लोगों को ऐसा मान रहे हैं लोग कि भाई चुनाव तो 1 साइड है, ये तो जीत चुके हैं, तो जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कोई उत्साह नहीं है कि जाके हमको और बड़ा जिता के आना है, वो जीते पड़े हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया। लोग उल्टा निराश हैं, विपक्ष का कोई एक रैलिंग पॉइंट ना होने की वजह से वोट बीजेपी को ही सपोर्ट होता दिखाई दे रहा है। वो अब जैसे एक राजपूत कम्युनिटी की बहुत बड़ी बात आ रही है पिछले कुछ दिनों से, चाहे गुजरात में इम्पैक्ट उसका दिखाने की बात हो या राजस्थान में दिखाने की बात हो, वो राजपूत घर बैठ गया, वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करने नहीं निकल रहा घर से। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है। जहाँ तक बात आपने पूछी कि किन राज्यों में बढ़ रही है घट रही है, तो अभी पोलिंग के बाद ज़्यादा बात पता लगती है। बट अगर अभी कुछ देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में मुझे लगता है कि बढ़ेंगे, तमिलनाडु में हो सकता है कि ऐड कर लें क्योंकि पिछली बार कुछ भी नहीं था, उड़ीसा में बढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट में 100% बढ़ेंगे, यूपी में बढ़ेंगे, पंजाब में बढ़ सकते हैं। बाकी के जो इधर के राज्य हैं, मध्य प्रदेश तो वैसा ही रहेगा, राजस्थान में भी कमोवेश वही रहेगा, छत्तीसगढ़ में भी लगभग गेन होगा मेरे ख्याल से, पिछली बार 7 थी शायद उनकी, तो बढ़ सकती हैं वहाँ पे भी। महाराष्ट्र में डिवीज़न दिख रही है, पर उस डिवीज़न में बीजेपी खुद लूज़ करती हुई नहीं मुझे दिख रही। वो जो भी फैक्टर लूज़ करेंगे वो अजीत पवार
वाला सेक्शन हो सकता है जहाँ पे उनके सिंबल पे टिकट हो या एक नाथ शिंदे वाले फैक्टर पे हो। और इसके अलावा आप केरला में भी कोई बहुत बड़े कोई माइनस तो होने की सिचुएशन ही नहीं, एडिशन ही हो सकती है। तेलंगाना में बढ़ सकते हैं, आंध्र प्रदेश में बढ़ सकते हैं। तो इन राज्यों में मुझे लगता है कि कमोबेश थोड़ा थोड़ा एक 2 सीट बढ़ेंगे, पर कर्नाटक में माइनस होंगे 100%। और बिहार में जैसा अब बिहार में भी बिकॉज नेचुरली वहाँ पे सिस्टम ही इस बार डिफरेंट हो रखा है, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कम होंगे। यूपी में बढ़ेंगे। में माइनस बताया आपने? बिहार में मेरे को लगता है कि माइनस, कर्नाटक और बिहार में माइनस होंगे। कर्नाटक बिहार में। ओवरऑल क्या आपका असेसमेंट है? 300 पार या 300 से नीचे? वो 400 की बात लगती है, 300 पे आ गया हमारा। 400 वाली बात तो अपने कार्डर के लिए है, और क्योंकि वो हर बार उनका एक सिस्टम है अपने आप कार्डर को एनर्जाइज करने का। बट मैं एक बात आपकी बात पे आने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि कार्डर इनका उदास क्यों है। इनका कार्डर उदास है अभी। जब इन्होंने 3 मुख्यमंत्री अपॉइंट किए, अगर एक मुख्यमंत्री को छोड़ दें तो उसके अलावा जो 2 मुख्यमंत्री अपॉइंट किए वो कार्डर को चार्ज करे था उस बात में। राजस्थान में भी कार्डर चार्ज हुआ था कि भाई एक अंतिम पंक्ति वाला विधायक जो है वो बन सकता है, तो कल को हम भी बन सकते हैं। फिर उसके बाद मंत्री बने, चाहे उनकी एक्सपीरियंस कम था, उसके बाद गवर्नेंस में 4-5 महीने में और बातें खुलने लग जाती हैं, क्योंकि नया आदमी कोई भी कुर्सी बैठेगा उसको दिक्कत आएगी। कोई आसान नहीं है हिंदुस्तान में राज करना। बट जो टिकटें बटी हैं अभी, उस पर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ। बिहार में टिकटें मैं देखता हूँ जब कि भाई कई ऑब्वियस चीज़ें थी जहाँ पे बीजेपी ने सकम किया। जनरली बीजेपी करती नहीं है सकम। जैसे दिल्ली में 7 में से उन्होंने 6 काट के साइड पे रख दी, भाई हाँ नहीं ऐसे नहीं होगा। महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन की लड़की की टिकट उन्होंने काट दी, तो वो टिकट काटने में रूथलेस हैं, जीतने के हिसाब से बात करते हैं। पर फिर भी टिकटें में मेरे को लगता है कि ये बाद में जब आंकलन करेंगे कि जो 350, 450, 400 की बातें थी उसमें टिकट वितरण वाला मैटर रहेगा। बट ओवरऑल अगर देखें तो मुझे लगता है 300 प्लस ही रहेगा। ये नरेश जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि जैसे कर्नाटक मॉडल की बात हो रही है, कर्नाटक का रिजर्वेशन मॉडल की बात हो रही है, एक शब्द बहुत आया विरासत टैक्स का, एक शब्द आया मंगलसूत्र का। ये तीनों शब्दों का सैम पित्रोदा का इंटरव्यू आता है और विरासत टैक्स आ जाता है। तो ये तीनों चीज़ें, ये तीनों वर्ड, ये कितना ज़्यादा इन चुनाव में बीजेपी के लिए, विरासत टैक्स हो या मोदी जी कह रहे हैं कि जो आपने कर्नाटक में मॉडल किए पूरे देश में मॉडल लागू करने के लिए, और वो कह रहे हैं कि अगर गारंटी देना चाहती तो कांग्रेस गारंटी दे इस बात की कि वो इस मॉडल को पूरे देश में अप्लाई नहीं करेगी, धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट इस पूरे इलेक्शन में पड़ रहा है इन तीनों चीज़ों का? इन तीनों चीज़ों का इलेक्शन में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ये तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। बट मैं एक बात ये जरूर बता सकता हूँ कि बीजेपी एक इलेक्टोरल थ्योरी को बहुत अच्छे से समझती है कि वोट्स आर ऑलवेज फॉर इमोशंस, नॉट फॉर रीजंस। उस इमोशंस को इवोक करने के लिए बीजेपी मंगलसूत्र वर्ड अपने आप में हमारे संस्कारों में, हमारे कल्चर में एक बहुत इमोशनल वर्ड है। मंगलसूत्र वर्ड सिर्फ एक गहने का नाम नहीं है, मंगलसूत्र के साथ 50 चीज़ें और जुड़ती हैं। तो बीजेपी इमोशनल बात करने में और इमोशनल इश्यूज को रेक करने में वो जानते हैं कि इमोशंस पे बहुत वोटिंग होती है। अगर वो इमोशंस कहीं पे चलती हैं तो उनको फ़ायदा होगा, नहीं चलती है तो उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। इमोशनल बात करने में, तथ्यों वाली बात करने में वो विश्वास कम रखते हैं, क्योंकि रीजंस से वोट नहीं होता। तो इम्पैक्ट तो अभी मैं नहीं बता सकता कि भाई क्या होगा, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कोई बहुत इम्पैक्ट इसमें दिख रहा है। मतलब ग्राउंड में इसका बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा, आपको दिल्ली में जैसे आपने बताया बीजेपी ने 6 कैंडिडेट बदल दिए, आपको अब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं जेल में हैं, टॉप लीडरशिप जेल में, आपको लगता है कि अगर दिल्ली में कोई बदलाव नहीं होता तो आम आदमी पार्टी का भविष्य अब ज़्यादा, पंजाब को भी आप कह रहे हैं कि 4 पार्टियां मुकाबले में वहाँ भी ये क्लीन स्वीप की स्थिति में नहीं है, तो क्या फ्यूचर रहेगा इनका आम आदमी पार्टी का? तो फ्यूचर तो एस्ट्रोलॉजर्स का काम है, बट मुश्किलात तो उनके लिए खड़ी हैं इस टाइम पे, ये तो बात माननी पड़ेगी। क्योंकि वैसे भी आम आदमी पार्टी कोई कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 3-4 लोगों का जो लोग हैं वो सब पार्टी चलाते हैं और उसके नीचे ही लोगों के इमोशंस जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो वोट डलते हैं। अगर जितना लंबा समय अरविंद केजरीवाल अंदर रहेंगे, मुझे लगता है कि उतनी मुश्किलात आम आदमी पार्टी को अपना किला बचाने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनल क्वेश्चन, अब जब बात हो रही है तो जैसे आप लोग इस नए दौर में खास करके 14 के बाद देखें कि जैसे आप लोग रहे या प्रशांत पीके भी है, इन चुनाव में इन स्ट्रेटजी ये जो बनाते हैं या इन रणनीति का कितना योगदान होता है, और क्या पॉलिटिकल पार्टी अभी तक इस सिस्टम को
एक्सेप्ट कर चुकी है कि यह ज़रूरी है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब आप, मुझे एक्सेप्ट करना भी है लेकिन नहीं भी करना है। तो इस जो आप लोगों के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो संवाद होता है या इन तरह से रिश्ते होते हैं, बड़ा लव हेट रिलेशनशिप दिखता है। तो ये क्या है, मतलब यूएस में या वेस्टर्न में देखें तो ये एक स्टेब्लिश एक इलेक्शन का एक पार्ट हो गया है। इंडिया में क्यों नहीं हुआ? जो सब लोग चोरी छिपे काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो चूँकि आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, तो इसमें ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं। वो एक्नॉलेज ना करने के पीछे इनकी खुद की कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि ये कोई मानता नहीं है कि एक नेता अगर अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डालते हैं तो वीडियो उन्होंने खुद बनाया होगा। कोई आदमी बैठा होगा, उसी ने बनाया होगा ना वीडियो, चाहे वो एडिटिंग की, स्क्रिप्टिंग की, उसमें प्रोडक्शन की। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में कई सालों से बात ये बोलता हूँ, इस फील्ड को पब्लिकली एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी आज प्रोफेशनल हेल्प लेता है, छोटी बड़ी, इंडिविजुअल तौर पे, पार्टी के तौर पे। इसको अगर पब्लिकली एक्नॉलेज करेंगे तो उसके 2-3 लाभ हैं। पहला लाभ, ये इंडस्ट्री को और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि आज अलग अलग फील्ड के लोग इसमें इंडस्ट्री में जुड़ते हैं। जर्नलिज्म के अगर करियर की बात करें, उसमें जर्नलिज्म जो नहीं करना चाहता वो इसमें जुड़ता है, रिसर्चर जुड़ना चाहता है, मल्टीमीडिया लोग जुड़ना चाहते हैं। दूसरा, आप प्रोफेशनल हेल्प जब लेते हैं, हर आदमी ने उसका लाभ लिया। आप चाहे प्रधानमंत्री जी की बात कर लें, चाहे आप किसी मुख्यमंत्री की बात कर लें, कोई आदमी, आपने प्राइवेट बात, कैंडिड कॉन्वर्सेशन आप भी करते हैं, हर आदमी उस लाभ को एक्नॉलेज करता है, बट प्राइवेट में, पब्लिकली नहीं करना चाहता। क्योंकि हिंदुस्तान में एक ये भी दिक्कत है कि क्रेडिट शेयरिंग नहीं हो सकती। हमारे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बॉलीवुड मूवी की तरह चलती है कि सब लोग देखते हैं कि भाई हीरो ने जो किया वो सब हीरो है। लोगों का मालूम डायरेक्टर कौन है, इसमें सिनेमाटोग्राफर कौन है, लाइट लेके सारा दिन लाइटमैन जो खड़ा रहता है उसकी भी सब ये टीम लगती है। सिमिलरली जब लीडर, और ये काम आज नहीं हो रहा, ये काम कई सालों से हो रहा है, दशकों से हो रहा है, बट ये है कि तब प्रोफेशनली नहीं होता था, आज प्रोफेशनली होता है। तब भी लोग रूट बनाते थे, तब भी लोग स्पीच लिखते थे, तब भी लोग बताते थे कि ये पहनना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। हम लोग और क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ इस सब बात को संगठित करते हैं और रिसर्च के बेस पे इनपुट्स देते हैं। फाइनल कॉल लीडर का होता है, वे लीडर ने बताना है। कई बार हम झगड़ भी लेते हैं आपस में कि नहीं ऐसा होना चाहिए, कभी हमारे मान लेते हैं, कभी हम उनकी मान लेते हैं। बट मैं इसका बहुत बड़ा फाइटर रहा हूँ और अभी भी हूँ कि पब्लिकली इस बात को एक्नॉलेज भी करना चाहिए। एक किसी को धन्यवाद देने से, किसी को एक्नॉलेज करने से आप बड़े ही होने वाले हैं, छोटे नहीं होने वाले, क्योंकि आपकी ये फील्ड नहीं है। आप प्रोफेशनली इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं करने वाले, आप चुनाव लड़ने वाले ही हैं। और लड़ते लड़ते अगर आप, शायद दुनिया को मालूम तो पड़ता ही है कौन चुनाव लड़ रहा है, पूरी पार्टी को मालूम पड़ता है। किसी राज्य में कोई संस्था अगर चुनाव लड़ रही होती है, हम लड़ रहे हैं, कोई और लड़ रहा है, हमको मालूम है चुनाव लड़ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। एक्सेप्ट सब करते हैं, नीड सबको है, सब मानते हैं, मांगते हैं और उसके अंदर खूब पैसा भी खर्च करते हैं, बट एक्नॉलेज नहीं करते। एक लास्ट एक्नॉलेज मिल जाए तो हो सकता है इस फील्ड में और जिंदा आ जाए। थैंक यू नरेश जी। और आपने जो जितनी बातें कही, हो सकता है 4 जून के बाद एक बार हम लोग फिर से मिलेंगे और तमाम चीज़ों को फिर से फॉलोअप में देखेंगे कि कितनी बातें सही हुई, कितनी बातें गलत हुई, और हम लोग का संवाद जारी रहेगा। शुक्रिया। थैंक यू।